Welcome. The topic we are discussing now is enzyme. एंजाइम बायोकेमिस्ट्री तो पूरा एंजाइम से ही भरा हुआ है और बेसिकली एंजाइम करता क्या है. एंजाइम ये करता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसको फास्ट करा देता है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, फॉर एग्जांपल हियर इज द सबस्ट्रेट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. नाउ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक सर्टन एनर्जी लेवल तक पहुंचना होता है. अगर उतनी एनर्जी आ जाती है तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. एंजाइम क्या करता है, एंजाइम वो जो एनर्जी के लेवल की रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देता है. तो सबस्ट्रेट जैसे उतने से एनर्जी पे भी पहुंचेगा वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा और रिएक्शन फास्ट होने लग जाएगी. सो बेसिकली एंजाइम्स आर लाइक अ कैटलिस्ट. दे आर मेकिंग द रिएक्शन हैपन फास्टर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाए और जल्दी से सबस्ट्रेट फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाए. नाउ एंजाइम्स जो होते हैं वो मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. एंजाइम जो होते हैं वो मेनली बने हुए होते हैं प्रोटीन के, जितने भी एंजाइम हमने डिस्कस किए. लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं. से फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंजाइम बना हुआ है आरएनए का. इफ एन एंजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए देन इट इज कॉल्ड एज राइबोजाइम. राइबोजाइम का एक एग्जांपल होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है इट इज मेड अप ऑफ आरआरएनए. इज मेड अप ऑफ आरआरएनए. तो नॉर्मली तो एंजाइम बने हुए होते हैं प्रोटीन से, लेकिन अगर आरएनए से बने हुए हैं तो उसको बोल दिया राइबोजाइम. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम दो टाइप के होते हैं. एक ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम. सिंपल एंजाइम हम उनको बोलते हैं वो एंजाइम जो ओनली प्रोटीन से बने हुए हैं, ओनली प्रोटीन पार्ट. अगर कोई एंजाइम केवल और केवल प्रोटीन से बना हुआ है तो सिंपल एंजाइम है. बट देर इज द सेकेंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एंजाइम. कॉम्प्लेक्स एंजाइम का मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन तो है ही है, प्रोटीन पार्ट तो है एंजाइम में, बट दैट देयर सम नॉन प्रोटीन पार्ट इज आल्सो देयर. सो अगर एंजाइम जो है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों से बना हुआ है तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये डिपेंड करेगा कि ये कैसा है. ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक है, तो उसको हम बोलते हैं को एंजाइम. और अगर नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक है तो हम इसको बोलते हैं को फैक्टर, रेफर्ड एज को फैक्टर. सो बेसिकली एंजाइम्स दो टाइप के हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों होता है. नॉन प्रोटीन पार्ट जो है अगर वो ऑर्गेनिक है, जैसे कि कोई विटामिन है, तो हम उसको बोल देते हैं ये को एंजाइम है. लेकिन अगर साथ में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो इनऑर्गेनिक है, जैसे कि कोई मिनरल है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, आयरन है, तो हम उसको बोलते हैं ये कोफैक्टर है. तो हमने पूरी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शंस बताई, तो उसमें हमने पढ़ा कि दिस इज द एंजाइम. कभी कभी तो मैं खाली इतना ही बोलता था दिस इज द एंजाइम, लेकिन कहीं कहीं पे मैं बोलता था दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द को एंजाइम. तो कुछ एंजाइम होते हैं जिनको को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स एंजाइम. कुछ एंजाइम होते हैं जिनको को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स एंजाइम. को एंजाइम और को फैक्टर में डिफरेंस क्या है, उनकी वो कंसिस्टेंसी क्या है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो को एंजाइम बोलते हैं और को फैक्टर बोलते हैं अगर इनऑर्गेनिक होता है तो. व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द को एंजाइम एंड को फैक्टर्स. वैसे तो हमने बहुत सारे को एंजाइम को फैक्टर पढ़े, बट थोड़े से इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं. काइनेस. मैंने आपको काइनेस जब भी पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था काइनेस का काम होता है फॉस्फेट को ट्रांसफर करना है. एंड व्हाट हैज टू बी देयर इन द रिएक्शन, एटीपी. So what is the coenzyme for kinase? ATP. Dehydrogenase. हमने एक थंब रूल पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, जब भी NAD आता है, FAD आता है, तो एंजाइम का नाम डीहाइड्रोजिनेज हो जाता है. सो NAD और FAD these are the coenzyme of dehydrogenase. Then next comes the transaminase that we have discussed in the biosynthesis of urea. Transaminase, the coenzyme is vitamin B6. Carboxylation, vitamin B7. Decarboxylation, vitamin B6. Methyl malonyl CoA mutase, we have discussed in the gluconeogenesis chapter. For that we require vitamin B12. It's very important. Transketolase, we have discussed in HMP shunt. The coenzyme is vitamin B1. हो सकता है अभी आपको याद नहीं आ रहे, लेकिन once you will go through the notes, all the lectures, and slowly the things will start coming to your, you will be able to recall the things. Now coming to the cofactors, जैसे कि lactate dehydrogenase.
लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए द कोफैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड इज जिंक. ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के लिए कोफैक्टर हमें चाहिए होता है मोलिब्डेनम. लाइपेज अच्छे से काम करता है द कैल्शियम इज देयर. लाइसाइल ऑक्सीडेज के लिए चाहिए हमें कॉपर. टायरोसिनेज के लिए चाहिए कॉपर. सो दीज आर सम ऑफ द कोफैक्टर्स टू बी रिमेंबर्ड. आई एम एडिंग वन मोर, आयरन. आप बताइए, अगर आपने क्रैप साइकिल का वीडियो देखा है तो टीसीएस साइकिल में मुझे बताइए कि कॉपर आयरन जो है वो कौन से एंजाइम के लिए जरूरी होता है. दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क्स if the iron is there. So these are some of the coenzymes and cofactors. Now there is one classification which is there given by the International Union of Biochemistry. उन्होंने क्या किया कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. सो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. और उन्होंने 6 कैटेगरीज में उसको एंजाइम्स को डिवाइड किया. जितने भी एंजाइम्स हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया. व्हाट आर दीज 6 कैटेगरीज? देखिए, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्लास 1 एंजाइम. क्लास 1 एंजाइम वो है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हेल्प करेंगे. एंड द नेम ऑफ दिस कैटेगरी इज ऑक्सीडो रिडक्टेज. अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हेल्प कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडो रिडक्टेज दैट कम्स इन द क्लास 1. अगर कोई एंजाइम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज. दैट इज कैटेगरी 2. If an enzyme is helping in the breakdown with the help of water, that is called as hydrolysis. So the third category enzyme is hydrolase. If there is an enzyme which is breaking down without water, that is class 4, that is called as lysis. If an enzyme is making the isomers, that is called as isomerase. And if an enzyme is there which is ligating two small molecule and making a bigger molecule, that category, that is called as the ligase category. So we have total 6 categories of enzymes are there. हमें याद रखना पड़ेगा, ये classification is already there. There are total 6 categories. हमें sequence में याद रखना पड़ता है class 1 क्या है, class 2 क्या है, 3, 4, 5, 6 क्या है. इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है. What is that was asked in the NET board exam, that which enzyme belongs to the category of oxidoreductase. See, ऑक्सीडोरिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में काम आते हैं. जैसे कि एग्जांपल हो गए ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, ये सारे ऑक्सीडेशन पर इसमें काम आते हैं. नाम में भी समझ में आ रहा है कि दे आर हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. देयर इज वन मोर, डिहाइड्रोजिनेज. इसके नाम में तो समझ में नहीं आता है, बट दिस इज ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेगरी एंजाइम एंड दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जाम. ट्रांसफरेज के एंजाइम क्या एग्जांपल क्या होंगे जो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, जैसे कि कीटो ट्रांसफरेज. नाम में समझ में आ रहा है, कीटो ट्रांसफरेज. There is one molecule which helps in the transfer of phosphate group. What is the name of that enzyme that helps in the transfer of phosphate group? Kinase. That is the transferase category enzyme. तो ये जो टेबल है ये हमें याद रखना पड़ेगा. याद रखना पड़ेगा कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नाम क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं. इसमें समझाने जैसा बहुत कुछ नहीं है. Now comes the real understanding part कि how enzyme works. एंजाइम काम कैसे करते हैं. अब हम उसको समझते हैं. So to understand that how the enzyme work, there was a theory that was given and that is called as the Michaelis-Menten theory. Michaelis-Menten ने ये फॉर्मूला दिया that Vi is equal to Vmax into S divided by Km plus S. पहले अब हमें ये समझना पड़ेगा ये सारी चीजें है क्या है. What is Vi, what is Vmax, what is Km and S. तो इन सबको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हमें ये सारे वर्ड समझ में आ जाए. मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उस रिएक्शन के लिए एंजाइम है ई. तो फिजियो में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट जो होता है अगर आप ज़्यादा सबस्ट्रेट डालोगे तो एंजाइम को स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलेगा और रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती जाती है. द मोर द सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज गोइंग टू अकर फास्टर. सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम को स्टिमुलेट करता है कि फटाफट रिएक्शन करो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, फटाफट काम करो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो. तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर हम सबस्ट्रेट डाल देते हैं, एंजाइम डाल देते हैं. अब रिएक्शन हो रही है. अब हम उसके अंदर ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाते रहते तो रिएक्शन जो होगा फटाफट होना चाहिए और हम उसको एक ग्राफ बनाते हैं उसका. व्हाट वी आर डूइंग इज ऑन द एक्स एक्सिस वी आर राइटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. एक्स एक्सिस पे तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 and on y axis we are writing the velocity of the reaction.
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे सबसेट बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो व्हाट यू विल फाइंड इज, जब आप ये ग्राफ बनाओगे यू विल सी दैट कि जैसे जैसे आप सबसेट बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट डिस्पाइट यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वेलोसिटी नहीं बढ़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी पे आप पहुंचे, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी दैट यू हैव रीच्ड, दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज वी मैक्स। तो इस एंजाइम का ये वी मैक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल 40, अगर वी मैक्स 40 है इस एंजाइम के लिए, तो आई कैन से दैट द हाफ ऑफ वी मैक्स विल बी 20 फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अगर वी मैक्स यहां पे आ रहा है, वी मैक्स अचीव होता है मान लो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, ये वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का जहां पे वी मैक्स हाफ ऑफ वी मैक्स आ जाता है। वो पॉइंट जहां पे हाफ ऑफ वी मैक्स अचीव हो जाता है उसको हम बोलते हैं केएम, इसको बोलते हैं केएम। सो अब आपको जो फॉर्मूला माइकलिस और मेंटेन ने दिया था उसके सारे वर्ड समझ में आ गए। वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को हम बोलते हैं वी आई। वी मैक्स, द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वी मैक्स। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिटन एज एस। एंड व्हाट इज केएम? केएम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केएम क्या होता है? केएम इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट where you are able to achieve what? Vmax और half of Vmax? Half of Vmax। जहां पे हम half of Vmax को अचीव कर लेते हैं उस concentration of substrate को हम बोलते हैं Km। हर एक एंजाइम का Km अलग अलग होता है। That is a constant for every enzyme। So I can say what is Km is? Km means the concentration of substrate where half of Vmax is achieved। जहां पे हाफ ऑफ वीमेक्स अचीव हो जाता है उसको बोलते हैं केएम। सो दैट वाज अ फार्मूला दैट वाज गिवन बाय माइकलिस एंड मेंटेन। माइकलिस मेंटेन ने ये फार्मूला दिया था। नाउ अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? सी माइकलिस मेंटेन थ्योरी पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है एंजाइम इनिबिशन का। देयर आर सर्टेन टॉक्सिन्स जो एंजाइम्स को इनिबिट कर देते, उनको काम नहीं करने देते। दीज आर कॉल्ड एज द एंजाइम इनिबिटर्स। एंजाइम के जो इनिबिशन होते हैं उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी अ कम्पिटिटिव इनिबिशन, इट कैन बी अ नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिबिशन के मेथड होते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा एक बार, अगर आपको आ जाता है बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर यू हैव टू रिमेंबर वन पर्टिकुलर फैक्ट अबाउट दीज एंजाइम इनिबिशन, बिकॉज दैट इज द एरिया फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम एमसीक्यू कम्स। सो पहले हम बात करते हैं कम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है। कम्पिटिटिव इनिबिशन को हम पहले समझते हैं, फिर हम बात करेंगे नॉन कम्पिटिटिव की। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने सबस्ट्रेट लिया, एंजाइम लिया और रिएक्शन की, और अब हम ये देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ा रहे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई इनिबिटर नहीं डाल रहे, कुछ नहीं कर रहे। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती रहती है, और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। दैट इज द नॉर्मल वन, दिस इज द नॉर्मल ग्राफ, दिस इज हाउ द नॉर्मल ग्राफ लुक्स लाइक। So I can say that in this normal situation, for this particular enzyme, the Vmax is 40. The Vmax is 40. The half of Vmax will be somewhere here, 20. And because the half of Vmax is here, so the Km will be somewhere here. Km कुछ यहाँ पे आएगा इस जगह पे. This is a normal reaction. Now अब हम क्या करने वाले? अब हम ये एक्सपेरिमेंट वापस करेंगे, लेकिन इस बार उस रिएक्शन चैम्बर में हम एक मॉलिक्यूल डाल देंगे विच इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, और हम देखते हैं फिर ये ग्राफ कैसा दिखता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हम वो एक्सपेरिमेंट वापस कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम एक चीज ऐड कर दी है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। दिस इज द नॉर्मल ग्राफ विच वी वर हैविंग ऑलरेडी। नॉर्मल ग्राफ तो ऐसा दिखता है, यू कैन सी दैट द नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मल वाले में वी मैक्स यहाँ पे था, हाफ ऑफ वी मैक्स यहाँ पे था, एंड हियर वॉज द केएम। दिस वॉज द नॉर्मल ग्राफ विच वी हैव ऑलरेडी मेड। अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डालने के बाद में ग्राफ कैसा दिखेगा। नॉर्मल ग्राफ तो हमें पता है ऐसा दिखता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के बाद में कैसा दिखेगा। अब देखो, क्योंकि ये इनिबिटर है, हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल डाल दिया जो इस रिएक्शन को इनिबिट करेगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन तेज तो नहीं चलेगी, धीरे ही चलेगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देखो स्पीड जो है नॉर्मल से कम दिख रही है। अब आप क्या करोगे, यू विल इंक्रीज द सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे। ऑन द एक्स एक्सिस सबस्ट्रेट इज रिटन, आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, यू विल बी एबल टू रीच दिस पॉइंट। अगर आप
इस तरीके का ग्राफ देखते हो, दिस इज सीन इन द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, दिस ऑरेंज कलर ग्राफ इज सीन इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। आप देखो व्हाट इज हैपनिंग इज इनिबिटर था तो रिएक्शन स्लो हो रहा था, लेकिन आपने क्या किया, उस इनिबिटर का जो इफेक्ट था उसके साथ लड़ाई की, उसके साथ कॉम्पीट किया। कैसे कॉम्पीट किया? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और इनिबिटर का इफेक्ट कम होता गया होता गया होता गया, एंड यू हैव रीच्ड टिल द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। सो यू हैव रीच्ड हियर। सो अगर आप कंपिटिटिव का ग्राफ देखो तो Vmax आ रहा है यहां पे, Vmax यहां पे आ रहा है, हाफ ऑफ Vmax यहां पे 20 के यहां पे आ रहा है, एंड द Km इज कमिंग हियर। नॉर्मल जो Km आ रहा था वो यहां पे आ रहा था, ब्लू कलर के ग्राफ का नॉर्मल Km वहां आता है। नॉन इसमें कंपिटिटिव इनिबिटर में आप देखो Km थोड़ा सा आगे चला गया। सो इफ दे आस्क दैट, एंड दिस इज द ओनली पॉइंट टू बी रिमेंबर, ध्यान से सुनना और आप आंसर करना, कंपिटिटिव इनिबिटर और नॉर्मल के ग्राफ को कंपेयर करो और ये बताओ कि Vmax में क्या चेंज आ रहा है। Vmax इज द सेम और इज इट चेंज? Vmax इज सेम। कंपिटिटिव इनिबिशन में Vmax तो बदलता नहीं है। Km का क्या हुआ? पहले Km था यहां पे, अब Km आ गया यहां पे। कंपिटिटिव इनिबिशन में Km क्या हो गया? Km हैज इंक्रीज्ड, Km बढ़ जाता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड कि कंपिटिटिव इनिबिशन में Vmax का क्या होता है और Km का क्या होता है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? सी हियर, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन को समझने के लिए वापस से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम कोई इनिबिटर नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, सिंपल रिएक्शन कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, एंजाइम ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, और जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी फास्ट होता रहेगा एंड विल रीच टिल दिस पॉइंट। सो दिस इज हाउ द नॉर्मल ग्राफ इज लुकिंग लाइक, एंड द Vmax इज समवेयर हियर, एंड Vmax वहां पे, तो हाफ ऑफ Vmax से हमने Km निकाल लिया। तो नॉर्मल ग्राफ तो ऐसा दिखता है। अब मान लेते हैं ये रिएक्शन हम वापस कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम उस रिएक्शन चैम्बर में क्या डाल रहे हैं? वी आर पुटिंग अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डाल दिया। अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डाल देता हूं, नाउ यू सी दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। नॉर्मल ग्राफ तो ऐसा दिख रहा था, नॉर्मल ग्राफ तो ऐसा दिख रहा था, नॉर्मल ग्राफ में तो Vmax आ रहा था यहां पे, हियर वाज द Vmax, हियर वाज समवेयर हाफ ऑफ Vmax एंड द Km। अब आप देखिए कि अगर नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर डाल देंगे तो रिएक्शन कैसा चलेगा। ऑब्वियसली ग्राफ जो है नीचे की तरफ होगा, स्लो चलेगा, इट्स गोइंग टू बी स्लो, बहुत स्लो चलेगा, बहुत स्लो चलेगा, इट्स गोइंग टू बी रिलेटिवली वेरी स्लो लाइक दिस, धीरे 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 बढ़ रहा है। द स्पीड इज इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल द स्पीड हैज स्टॉप्ड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई। सो अगर आप नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर डालते हो किसी रिएक्शन चैम्बर में तो रिएक्शन ऐसा दिखता है। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग विद द Vmax एंड व्हाट इज हैपनिंग विद द Km। Vmax जो है वो कुछ यहाँ पे आ गया, कम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax यहाँ पे आ रहा है। सो Vmax पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब तो कम हो गया। सो इन द नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर यू आर अनेबल टू फाइट विद द इनिबिटर। इसके नाम ही समझ में आ रहा है, नॉन कम्पिटिटिव, हम कंपीट ही नहीं कर सकते इसके साथ, इस इनिबिटर के साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। वी कांट रीच टू द Vmax, Vmax इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर Vmax यहां पे कहीं पे आ रहा है तो हाफ ऑफ Vmax यहां पे होगा। नाउ यू सी हाफ ऑफ Vmax यहां पे आ रहा है, एंड यू कैन सी दैट द Km बिकॉज ऑफ दैट इज कमिंग मोर और लेस एट द सेम पॉइंट। सो इन द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर द Km रिमेन्स द सेम, Vmax कम हो जाता है, Km उतना का उतना ही रहता है। सो what you have to remember is these two information, ये जो दो बॉक्स बने हुए हैं ग्रीन कलर में और पिंक कलर में, ये आपको याद रखना है। what is that? कंपिटिटिव इनिबिशन में तो हम कंपीट कर लेंगे, हम Vmax तक पहुंच जाएंगे, बट इन नॉन कंपिटिटिव इनिबिटर हम कभी Vmax तक पहुंच ही नहीं सकते, हम कंपीट ही नहीं कर सकते, नॉन कंपिटिटिव है, वी कांट compete with that, we can't compete with that, right? So this is the point to be remembered when it comes to the competitive and the non competitive inhibitor, right? Now we are going to see that what are the various examples of the competitive and non competitive inhibitors. What are the various examples? So here you can see these are some of the drugs written here.
सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, आपने ड्रग का नाम सुना होगा, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, एस इनिबिटर्स जो होते हैं, दीज आर द कम्पिटिटिव इनिबिटर्स. Competitive inhibitor, that is ramipril. Xanthine oxidase inhibitor होता है जैसे कि allopurinol. Allopurinol is also a competitive inhibitor. Acid aldehyde dehydrogenase inhibitor such as disulfiram. Disulfiram is a non-competitive inhibitor. HMG CoA reductase inhibitor जो हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए देते हैं, these are the non-competitive inhibitors. These are the statins, atorvastatin, rosuvastatin. So these are some of the examples of the competitive and non-competitive inhibitor. कुछ ड्रग्स completely inhibit करते हैं एंजाइम्स को और कुछ non-competitively inhibit करते हैं. Let's talk about lactate dehydrogenase. This particular enzyme LDH. Lactate dehydrogenase जो होता है, it is of total 5 types. टोटल 5 टाइप का मिलता है, LDH1, LDH2, 3, 4, 5. जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में ब्लड में सबसे ज़्यादा है, ओवरऑल हाईएस्ट है टाइप 2. अगर आप कार्डियक मसल की बात करते हो तो कार्डियक मसल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा भरा हुआ है? टाइप 1. ओवरऑल सबसे ज़्यादा कौन सा है? टाइप 2. लेकिन कार्डियक मसल पर्टिकुलरली उसके अंदर कौन सा है? टाइप 1. अगर किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है तो ये जो टाइप 1 हार्ट के अंदर भरा होता है ये सब बाहर आ जाता है. सी नॉर्मली तो क्या है कि टाइप 2 इज मोर देन टाइप 1, लेकिन अगर किसी को एमआई हो गया तो इतना ज़्यादा टाइप 1 बाहर आ जाता है कि वो टाइप 2 से भी ज़्यादा हो जाता है. सो नॉर्मली द टाइप 2 LDH इज मोर देन टाइप 1, बट इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन द टाइप 1 बिकम्स मोर. आप एग्जाम में इसको ऐसे याद रखना, 2 इज ग्रेटर देन 1. दिस इज द नॉर्मल मैथमेटिक्स. 2 इज ग्रेटर देन 1, नॉर्मल मैथमेटिक्स. बट अगर उल्टा हो जाए, अगर ऐसा बता रहे कि 1 इज मोर, देन इट इज MI. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रिटेट KM. KM को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं? हर एक एंजाइम का एक KM होता है. KM इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिकेसी ऑफ द एंजाइम. एफिकेसी ऑफ द एंजाइम, या फिर मैं इसको ऐसा बोल दूं, वेलोसिटी, कि वो एंजाइम कितना फास्ट काम करेगा, उसका इनडायरेक्टली मार्कर होता है KM. जितना ज़्यादा किसी एंजाइम का KM होता है वो उतना ही स्लो एंजाइम होता है. सो KM इज बेसिकली इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम. वेलोसिटी मतलब कितना फास्ट वो रिएक्शन करेगा, हम KM देख के बता सकते हैं. KM इज हर एक एंजाइम का एक KM होता है. KM इज लाइक अ कांस्टेंट एंड एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन KM. सो लेट्स कंपेयर टू एंजाइम्स, हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस. We have discussed that in the first reaction of glycolysis, if you remember, glucose converts into glucose 6-phosphate. और मैंने आपको बताया था उस रिएक्शन में या तो आप यूज कर सकते हो हेक्सोकाइनेस या आप यूज कर सकते हो ग्लूकोकाइनेस. दोनों में से कोई एक एंजाइम यूज कर सकते हैं. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हेक्सोकाइनेस होता है इसका KM कम है एंड ग्लूकोकाइनेस का KM ज्यादा है. अगर KM कम होगा तो एफिकेसी ज्यादा होगी और KM ज्यादा है तो एफिकेसी कम होगी. नाउ कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन किसको इफेक्ट करेगा? हेक्सोकाइनेस को या ग्लूकोकाइनेस को या दोनों को? सी हियर, अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर. कैन यू टेल मी सम अदर 6 कार्बन शुगर? यस, सच एज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. दीज आर द अदर 6 कार्बन शुगर. ये जितने भी 6 कार्बन शुगर्स हैं, इन सब पे कॉमन एंजाइम काम कर सकता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस. हेक्सोकाइनेस 6 कार्बन शुगर पे काम करता है, उसमें ग्लूकोज भी आ जाता है. लेकिन ग्लूकोकाइनेस जो होता है, इट इज वेरी स्पेसिफिक टू ग्लूकोज. ग्लूकोकाइनेस तो स्पेसिफिक है, वो केवल ग्लूकोज के लिए काम करता है. सो हेक्सोकाइनेस तो सब पे काम करता है, ग्लूकोकाइनेस केवल ग्लूकोज पे काम कर सकता है. सो मेरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन से एंजाइम को इफेक्ट करेगा, हेक्सोकाइनेस को या ग्लूकोकाइनेस को? आप मेरे को एक आंसर करो. इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज के लेवल को तो इफेक्ट करता ही करता है. क्या इंसुलिन फ्रक्टोज के लेवल को भी इफेक्ट करता है? क्या इंसुलिन गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है? कोई इफेक्ट करता है? नहीं करता है. इंसुलिन इज वेरी स्पेसिफिक टू ग्लूकोज. यानी इंसुलिन उन्हीं एंजाइम को ऊपर नीचे या उसकी एक्टिविटी को ऊपर नीचे करेगा जो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, सो आई कैन से दैट
When it comes to effect of insulin, because hexokinase was not specific, so hexokinase is not affected by insulin. हेक्सोकाइनेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वेयर ग्लूकोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, सो इट इज इफेक्टेड बाय इंसुलिन. सो दैट इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड अगेंस्ट द ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज. ये जो चैप्टर है एंजाइम का, इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं एंजाइम चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. एक तो रटने वाला पार्ट है, एक समझने वाला पार्ट है. रटने वाला जो पार्ट था वो था इन ग्राफ से पहले वाला, ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, ये डेफिनेशन, ये को एंजाइम कौन है, को फैक्टर कौन है, ये रटने वाला पार्ट था. इसमें ज़्यादा समझाना नहीं था. समझने वाला पार्ट था ये कि कंपिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, नॉन कंपिटिटिव में क्या होता है. आप मेरे को खाली एक चीज़ बता दो बिना देखे, कंपिटिटिव इनिबिटर्स में यू कैन कंपीट विद द इनिबिटर. तो क्या आप वीमैक्स तक पहुंच पाओगे? क्योंकि आप कंपीट कर सकते हो. यस, पहुंच सकते हैं. तो कंपिटिटिव इनिबिटर में वीमैक्स का क्या होता है, कंपिटिटिव इनिबिटर में वीमैक्स सेम रहता है, बदलता नहीं है. लेकिन नॉन कंपिटिटिव में तो हम कंपीट ही नहीं कर सकते तो वीमैक्स तक नहीं पहुंच सकते. वीमैक्स विल बी डिक्रीज इन द नॉन कंपिटिटिव, राइट. दैट इज अबाउट द चैप्टर ऑफ द एंजाइम्स. थैंक यू.